ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट प्लान आपको समझ में आ गया। ठीक है, जैसी देवी वैसी पूजा। ठीक है, मेडिसिन से बीमारी ठीक हो तो हाँ। मेडिसिन दे दो, इन्फेक्शन हो तो एंटीबायोटिक दे दो। अब इन्फेक्शन कौन सा है? यदि फंगल है तो एंटी फंगल दे दो, बैक्टीरियल है तो एंटी बैक्टीरियल दे दो। इनका क्लासिफिकेशन भी आपको पढ़ाएंगे एंटीबायोटिक्स का। ठीक है, जनरेशन वाइज एंटीबायोटिक को क्लासिफाई किया गया है। जैसे सॉफ्ट टिश्यू का इन्फेक्शन है तो उसके लिए आपका वाइवाजीम चलता है, सिफिक्जीम, है ना, फाइजर कंपनी का आता है। मॉलिक्यूल्स के जी। दवाइयों के ब्रांड नेम भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ब्रांड नेम से ही दवाई डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। एमआर विजिट करता है, नई नई दवाइयां मार्केट में आती है, कंपनियां पेटेंट लेती है, इथिकल ड्रग्स आते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन, पेटेंट ड्रग्स, तो उनका भी उपयोग किया जाता है। दर्द के केस में पेन किलर दिया जाएगा, बहुत ज्यादा यदि दर्द हो रहा है तो फेंटानिल का इंजेक्शन लगाया जाएगा। हॉस्पिटल्स में देते हैं, डॉक्टर की निगरानी में, नर्सेस की सुपरविजन में पेन किलर के इंजेक्शन यूज होते हैं, मॉर्फिन सल्फेट जैसे इंजेक्शन, जो कि ओपियोइड्स एनाल्जेसिक होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करते हैं। कितना भी इंटेंस पेन क्यों ना हो, उसको ये कम कर देते हैं, है ना। एंटीवायरल, एंटी फंगल ड्रग्स। एंटी फंगल ड्रग का एग्जांपल बताओ, कौन सा यूज करते हो? सर फ्लूकोनाजोल, ज्यादातर कॉट्रिमाजोल? जी प्राइमेकोट एविल यही यही यूज करते हैं सर। अच्छा, एविल का इंजेक्शन इमरजेंसी ड्रग्स में भी आता है ये। उसमें लास्ट में जोड़ लगता है हाँ। इसमें। एविल के इंजेक्शन में का मॉलिक्यूल क्या है? क्लोरफेनेरामिन मेलिएट। ड्रगों के जी। मॉलिक्यूल्स के नाम पता होना चाहिए, डोज पता होना चाहिए, इंजेक्शन पे लिखा सर होता है। जिसमें लास्ट में जोड़ लगता है सर, वो शायद यूज करते हैं। कैनाकोड हाँ, 40 भी आता है सर। कैनाकॉड भी आता है। ठीक है। एंटी हिस्टामिनिक ड्रग्स एलर्जिक कंडीशन में दिए जाते हैं। मरीज को यदि एलर्जी हो रही है तो एलर्जी को सप्रेस करने के लिए हम एंटी एलर्जिक ड्रग देते हैं, जैसे सिट्राजिन। सिट्राजिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? जब हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आता है तो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसी की वजह से एलर्जिक रिस्पॉन्स शो होता है। तो हमारी बॉडी में हिस्टामिन रिलीज होता है। हिस्टामिन कहाँ से रिलीज होता है? मास्ट सेल से। तो मास्ट सेल को यदि हम स्टेबलाइज कर दें, या मास्ट सेल से हिस्टामिन यदि रिलीज हो गया है तो हम हिस्टामिन के रिसेप्टार को यदि ब्लॉक कर दे, तो हिस्टामिन अपने रिसेप्टार से ब्लॉक होगा और बाइंड होगा तो एक्शन देगा, तो हम उसको एंटागोनिस्ट दे देते हैं उसके। एंटागोनिस्ट क्या? जिसमें रिसेप्टार पे ऑक्यूपाई करने की पावर तो होगी, ठीक है, उसको ऑक्यूपाई तो करेगा, लेकिन इंट्रेंसिक एक्टिविटी नहीं आएगी। तो हम एंटागोनिस्टिक इफेक्ट के थ्रू एलर्जी को कम करते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल सिट्राजिन, जो कि कॉमनली यूज्ड ड्रग है। 10 mg, 15 mg, 20 mg की स्ट्रेंथ में आता है ये। नंदनी। अब दवाइयों से बात नहीं बनेगी तो सर्जरी करना पड़ेगा भाई, ट्यूमर है, सर्जरी से भी निकालना पड़ सकता है ना। और फ्रैक्चर यदि मरीज को हो जी। गया है तो रॉड वॉड डालने जैसे जो प्रोसेस होते हैं ये ऑर्थोपेडिक डॉक्टर करते हैं, जो ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं। ठीक है, अपेंडिक्स में यदि इन्फेक्शन हो गया है या उसका साइज बढ़ गया है तो अपेंडिक्स को काट के सर्जरी से बाहर भी निकाला जा सकता है, क्योंकि ये अवशेषी अंग होता है। इसको शरीर से काट के बाहर निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 साल से ऊपर की उम्र है, थाइमस ग्लैंड में यदि कोई कैंसर हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई तो थाइमस ग्लैंड को काट के बाहर निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 14 साल के बाद इसका बॉडी में कोई काम नहीं रह जाता है। मरीज को लाइफ स्टाइल में चेंज करने का कहो, एक्सरसाइज, रेस्ट करने का कहो, स्ट्रेस कम लेने का कहो, दारू वारू बंद करवा दो, सिगरेट विगरेट बंद करा दो कुछ समय के लिए, उसको कहो यदि मोटा हो गया है तो वजन कम कर ले, थोड़ा व्यायाम करे, जिम विम जाए, है ना। उसमें फिजियोथेरेपी नहीं की भी जाते। सलाह दी जा सकती है, जॉइंट पेन, मसल्स पेन यदि मरीज को हो रहा है, मसल्स में स्ट्रेन आ गया है। काउंसलिंग आप मरीज को अच्छी से अच्छी दो, ताकि मरीज आपके पास दोबारा भी आए और आप पे भरोसा करे, क्योंकि इलाज तभी संभव है जब मरीज डॉक्टर पे भरोसा करेगा। बिना भरोसे के कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट बोलते हैं। यदि कोई मरीज को ऐसा एहसास है कि ये डॉक्टर तो लंदन से आया है, मेरी बीमारी ठीक कर देगा, बहुत अच्छा डॉक्टर है, सैकड़ों लोगों को ठीक कर चुका है, तो उसकी ये जो भावना है ये उसको ठीक होने में मदद करेगी। ठीक है, किसी को कैंसर यदि होता है तो उसको कीमोथेरेपी दी जाती है, रेडिएशन थेरेपी का भी उपयोग किया जाता है। कैंसर भी हमें पढ़ना है। सारी बीमारियां लगभग हमारे सिलेबस में है और उनको हम बहुत सुपरफिशली पढ़ेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम का लिमिटेशन है। फॉलो अप जी। डॉक्टर लेगा, मरीज को बुलाएगा, आज यदि चेक किया है दवाई देगा 3 दिन की, 3 दिन बाद फिर बुलाएगा, या 7 दिन बाद बुलाएगा, उसकी डिजीज में कितनी हीलिंग हुई है उसको इंश्योर करेगा,
है ना। जैसे भाई कोई दवाई दी, कोई गांठ है तो वो गांठ कितनी कम हुई, 15-20 दिन में, महीने भर में कम हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है, यदि किसी को सर में चोट आई है तो 4-5 दिन बाद भाई वो चोट की क्या हालत है इंटरनली, तो उसको फिर से फॉलो अप लेना पड़ता है डॉक्टर को। तो मरीज की रिविजिट करवानी पड़ती है। मरीज की हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है, जिससे उसके सिम्टम्स को समझा जा सकता है। और फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक टेस्ट, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, फॉलो अप, तो ये स्टेप्स आपको समझ में आ गए। ये ट्रीटमेंट के स्टेप है। पहला स्टेप क्या है? हिस्ट्री। क्वेश्चनिंग होगी, हिस्ट्री पता चलेगी, फिजिकल एग्जामिन करोगे, डायग्नोस्टिक टेस्ट करोगे, डायग्नोसिस, फिर ट्रीटमेंट प्लान तैयार करोगे, और फिर उसके बाद फॉलो अप लोगे। ठीक है। फिर मरीज ठीक हो जाएगा तो वो खुद ही नहीं आएगा आपके पास। ठीक है। जी। मरीज से पूछना जरूरी है और कहीं ट्रीटमेंट तो नहीं करवा रहा है, क्योंकि मरीज 2-2 3-3 जगह ट्रीटमेंट कराते हैं। आयुर्वेदिक मेडिसिन भी खाते हैं, होम्योपैथी भी खाते हैं और एलोपैथिक भी खाते हैं। 2-2 3-3 डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाते हैं, जिसकी वजह से एक डॉक्टर के ट्रीटमेंट में सफलता नहीं मिल पाती है। तो इसलिए मरीज को बाकी दवाइयां बंद करने की आपको सलाह देनी पड़ेगी, क्योंकि ड्रग इंटरेक्शन भी आपको पढ़ाया जाएगा। ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है? ड्रग ड्रग इंटरेक्शन, ड्रग फूड इंटरेक्शन, ड्रग डिजीज इंटरेक्शन, ये सब पढ़ना है आपको। कुछ बीमारियां जेनेटिक विरासत में मिलती है, जैसे जमीन जायदाद दुकान मकान मिलता है ना विरासत में बाप दादाओं से, वैसे कुछ बीमारियां भी मिल जाती है। और वो बीमारी यदि किसी को विरासत में मिली है तो दुनिया की कोई ताकत उस बीमारी को मैनेज नहीं कर पाती है। उन बीमारियों के एग्जाम्पल है जैसे सिकल सेल एनीमिया, थैलेसेमिया, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया। ठीक है। हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता। ये सबसे पहले इंग्लैंड की महारानी को हुई थी, एलिजाबेथ, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। तो ये सब जेनेटिक बीमारियां हैं। एलोपेसिया, गंजापन, बाप दादा गंजे थे तो गंजे हो जाएगा मरीज भी। अब किसी डॉक्टर को उससे पैसे खाने हैं तो बात अलग है, लेकिन जेनेटिक डिजीज को आसानी से ट्रीट नहीं किया जा सकता, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो जेनेटिक कोड में वो प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए जीन थेरेपी देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। अभी हमारी कंट्री में उतनी प्रचलित नहीं है वो, विदेशों में होती है। देखो, इन्वायरमेंट यदि आपका साफ है तो बीमार होने की संभावना ना के बराबर है। पॉल्यूशन यदि फैलेगा तो अस्थमा होगा, लंग्स का कैंसर होगा। लंग कैंसर तो वर्ल्ड वाइड लीडिंग कॉज है डेथ का। वाटर पॉल्यूशन होगा तो कोलेरा, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां होगी। नॉइस से स्ट्रेस बढ़ेगा, आपके आसपास बहुत सारी आवाजें हैं जो आपके कान के माध्यम से आपके दिमाग में जाएंगी डेली, है ना। हॉर्न की आवाज है, किसी मशीन के चलने की आवाज है, तो उसके साउंड की वजह से आपके कान भी कमजोर हो सकते हैं, कान में पेन हो सकता है, सिर में हेडेक हो सकता है, और स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ सकता है। यदि आप कहीं ऐसे ऑक्यूपेशन में हो जहां पर स्टेरॉइड्स यूज हो रहे हैं तो बांझपन आएगा, इनफर्टिलिटी आ जाएगी मेल को, स्किन डिसीज डिसऑर्डर हो सकते हैं, पॉइजनिंग हो सकती है ना। जैसे जहाँ वर्धमान फैक्ट्री की जैसे बात करें, धागा वागा बन रहा है, धागे के जो रेसेस है वो हमारे नोज के थ्रू हमारे लंग्स में जाएंगे, है ना। तो इसको ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बोलते हैं। जहाँ मसाले की पिसाई हो रही है, वो मसाले के जो छोटे छोटे कण हैं, पार्टिकल्स हैं, वो हमारे लंग्स में जाके लंग्स की प्रॉब्लम आगे चल के कॉज करेंगे। तो ये बहुत सारे ऐसे बीमारी के कारण हैं जिनको हमें अवॉइड करना पड़ता है। यदि व्यक्ति खाए और केवल आराम करे, किसी प्रकार का कोई व्यायाम ना करे, तो मोटापा आ जाएगा। मोटापा डायबिटीज को अट्रैक्ट करेगा। यदि शरीर मोटा हो गया है तो हाइपरटेंशन भी मरीज को हो सकता है, इसलिए वेट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कार्डियक एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग में वॉक पे जाना, स्कीपिंग करना, ट्रैकिंग करना, या किसी गेम को खोलना। और यदि किसी को लंग्स की बीमारी है तो उसको स्मोकिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। किसी को हार्ट की बीमारी है तो उसको जो भी हैवी वर्कआउट है वो डॉक्टर की सलाह से ही करना चाहिए। जिसको लीवर से लॉसेस हो गया उसको अल्कोहल तो बिल्कुल ही बंद करा दो। और जिसको पेट से रिलेटेड बीमारी है उसको, उसका जो मेटाबॉलिज्म है वो वीक हो चुका है, तो ये बढ़ती एज के साथ भी हो सकता है। या व्यक्ति बहुत ज्यादा जब इंटीमेट होता है तब भी उसकी उदराग्नि शांत हो जाती है। खाना पचता है आग से। खाना पकता कैसे है? आग से। और पचता भी आग से ही है, लेकिन जो खाना पचाने वाली आग है वो एसिड से आती है। हमारे स्टमक में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि हमारे बॉडी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है। ये खाने को गलाता है, और धीरे धीरे फिर एंजाइम की प्रेजेंस में खाना डाइजेस्ट होता है, पचता है, उससे न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब किया जाता है, और इससे हमारा डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ होती है, और हमें एनर्जी मिलती है। एंजाइटी
एंजाइटी यदि बनी रहेगी, घबराहट, व्याकुलता, बेचैनी यदि बनी रहेगी, तो भी हाइपरटेंशन एक समय के बाद हो सकता है। बढ़ती एज के साथ यदि हमारी आर्टरी वेजल्स में यदि रिजिडिटी आ गई, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई, तो उस वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो केमिकल और ड्रग इंड्यूस्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग का ओवरडोज ले लिया तो लीवर डैमेज होगा, किडनी डैमेज होगी। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से, जैसे जहाँ एस्बेस्टोस बन रहा है, सिलिकोसिस की वजह से हो सकता है। फिजिकल कॉजेज जैसे फ्रैक्चर हो गया, कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं, चोट लग गई, उंगली कट गई, इस टाइप की इंजुरी से भी व्यक्ति हार्मफुल और हार्म उसको हो सकता है। ब्रेन डैमेज हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन, स्कारिंग हो सकती है बर्न की वजह से। जल जाते हैं ना ऐसे मरीज, आपको अक्सर प्रैक्टिस में देखने को मिलेंगे, जो थोड़े बहुत जल भून जाएंगे तो आपके पास आएंगे। ठीक है। और जेनेटिक म्यूटेशन भी होता है रेडिएशन की वजह से। अननेसेसरली बार बार सीटी स्कैन और एक्सरे नहीं कराना चाहिए। अननेसेसरली एमआरआई कराओगे, सीटी स्कैन ज्यादा कराओगे, तो रेडिएशन की वजह से कैंसर होने का खतरा रहता है, तो इसको भी लिमिट में हमें करवाना है। ये सब फिजिकल कॉसेज है इंसान के मरने और बीमार होने के। मरना कोई नहीं चाहता, सभी स्वस्थ रहना चाहते हैं, लेकिन दिमाग और मन जो होता है वो बेकाबू होता है। पता है कि गुलाब जामुन खाने से शुगर लेवल बढ़ेगा, तो भी रसगुल्ला गुलाब जामुन सामने आता है तो मन नहीं मानता। इसलिए कहा गया है ना, माया तृष्णा ना मरी, मर गया शरीर। सिगरेट पीनी नहीं छूटी, लंग्स कमजोर हो गए, दौड़ते बन नहीं रहा है ना। उसके बाद भी व्यक्ति फूके जा रहा है, सुट्टा मारे जा रहा है। हुक्का लॉन्ज में बैठ के हुक्का पी रहा है, लंग्स को खराब कर रहा है। ठीक है। और वो उससे जो धुआं निकल रहा है वो दोनों को नुकसान पहुंचा रहा है, पीने वाले को भी और बाजू में जो बैठ के देख रहा है उसको भी नुकसान पहुंचा रहा है। एक्टिव और पेसिव दोनों को नुकसान होता है सिगरेट के धुएं से। सिगरेट बैन कर देनी चाहिए हमारी कंट्री में, क्योंकि सिगरेट से बहुत सारी बीमारियां होती है, पर ये इंसान को आसानी से समझ में नहीं आता। इसकी ऐड की जाती है, एक्टर एक्ट्रेस इसको शौक से फूकते हैं और ऐसा दिखाया जाता है कि ये जीवन का पूरा आनंद इसी में छुपा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। सोशल और साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं बीमार पड़ने के। यदि कोई व्यक्ति अकेला महसूस कर रहा है, उसका ब्रेकअप हो गया है, उसके जीवन में कोई नहीं है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। कोई मिलने बोलने बात करने के लिए नहीं है। इंसान एक सामाजिक प्राणी होता है, उसको मिलना बोलना, बात करना, घूमना फिरना, साथ में बैठ के खाना पीना, गले में हाथ डालना पसंद होता है। कोई उसको टच करे, वो किसी को टच करे। ऐसा यदि नहीं होगा तो वो अकेला महसूस करता है, डिप्रेशन में चला जाता है। खासकर युवा अवस्था में ये घटनाएं ज्यादा घटती है। ठीक है। तो लोनलीनेस हो गया, वर्क प्रेशर हो गया, जहां जिस कंपनी में काम कर रहे हो, भयंकर टेंशन दे रहा है आपका बॉस, आपको रोज फोन पे फोन लगा रहा है, कह रहा है टारगेट कंप्लीट करो, ये करो वो करो, ये नहीं किया, तो वर्क प्रेशर की भी वजह से साइकोलॉजिकली व्यक्ति बीमार पड़ सकता है, मेंटली इल हो सकता है। सोशल प्रेशर हो सकता है, नींद सोने को नहीं मिल रहा है, उसको हेडेक हो रहा है। और हेडेक हो रहा है और उसकी उसकी बॉडी आराम चाह रही, रेस्ट चाह रही, लेकिन उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है, उसकी तो स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा उसको। देर रात तक मोबाइल चलाएगा, सोएगा नहीं, तो इंसोम्निया की बीमारी हो जाएगी। मतलब उसको नींद नहीं आएगी रात के 2-2 3-3 बजे तक, इंसोम्निया हो जाएगा। एक होता है हाइपरसोम्निया, बहुत ज्यादा नींद आना, एक होता है इंसोम्निया, मतलब नींद ना आना। और सर जो कहाँ को होता मतलब बराबर नींद ना, ना ज्यादा ना कम। देखो, हाँ। 7-8 घंटे गहरी नींद में सोना, कम से कम 4-5 घंटे तो बहुत ही जरूरी है। और गहरी नींद तभी आएगी जब आपकी बॉडी साफ सुथरी रहेगी। बढ़िया ठंडे पानी से यदि पैर धो लोगे, पैर आपके साफ सुथरे हैं, तो नींद आ जाएगी। दूसरा, आपको अंधेरे में सोना है, लाइट नहीं जली रहनी चाहिए। तीसरा, आसपास कोई आवाजें नहीं होनी चाहिए। चौथा, ऑप्टिमम टेम्परेचर होना चाहिए। गर्मी का मौसम है, कूलर नहीं है, पंखा नहीं है, पड़े हैं, तो नींद ही नहीं आएगी। एसी यदि चलता है तो फट से नींद आती है। कोई भी चिंता और है पैर तो में नींद नहीं आएगी। जलन, चिंता यदि सर करेगा पैर में, मरीज तो नींद नहीं आएगी। और सर रात किसी की भी टाइम पैर में जलन क्यों है? रात के टाइम पे अंधेरा होता है तो हमारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है ना, क्रोनोलॉजिकल क्लॉक, हमारा सेरोटोनिन और मेलेटोनिन दो हार्मोन होते हैं, पीनियल ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं, ये हमारे स्लीप साइकिल को रेगुलेट करते हैं। तो यदि हमारे सर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आई के माध्यम से ये मैसेज जाएगा कि भाई अभी ब्लू लाइट है, तो फिर हम हमें नींद नहीं आने वाली। क्योंकि नींद लाने के सर लिए रात में हमारे पैर में जलन क्यों होती है सर? पैर में जलन बहुत से कारण हो सकते हैं। डायबिटीज के मरीज को भी होती है पैर में जलन, जिसको हम डायबिटिक अच्छा। न्यूरोपैथी बोलते हैं।
पैर में चींटी काटे जैसा लगता है, ये नर्व नर्व जो होती है ना, उसमें डिस्टरबेंस की नहीं वजह सर, से होता है। गर्मी का टेम्परेचर थोड़ी सा गर्म रहता है और सर पैर में जलन होती है, मतलब गर्मी गर्मी एकदम रहती है पैर में। पैर में गर्मी, तो अभी समर सीजन में तो ये रहता है ना, थोड़ी सी प्रॉब्लम सर टेम्पररी भी हो जाती है। ये समर सीजन में थोड़ी सी गर्मी की वजह टेम्पररी से भी होता प्रॉब्लम्स है भी नहीं। होती है ना। जी। हाँ कुछ सीजनल बीमारियां होती है, वो टेम्पररी होती है और फिर अपने आप ठीक हो जाती है ना। तो उसमें ज्यादा ऐसी कोई डरने वाली और चिंता का विषय नहीं है। जी। तो ये है आपके धन्यवाद। भाई, आपको पता होना चाहिए बायोलॉजिकल कॉजेस क्या है, टीबी, मलेरिया, कोविड जैसे। न्यूट्रिशनल में क्या आ जाएगा, एनीमिया, रिकेट्स जैसी बीमारियां। जेनेटिक में क्या आएगा, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम। ये आपको शॉर्ट में रिवाइज करा रहा हूँ। इन्वायरमेंटल से क्या होगा, अस्थमा, कोलेरा जैसी प्रॉब्लम। वाटर बॉर्न डिजीज, एयर बॉर्न डिजीज, ठीक है, एयर से फैलेंगी तो एयर बॉर्न डिजीज जैसे अस्थमा, रिस्पिरेटरी ट्रैक पे अटैक होगा। केमिकल और ड्रग से भी हो सकती है, लीवर फेलियर, ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, फिजिकल बर्न्स, फ्रैक्चर, रेडिएशन और सीकनेस। और सोशल साइकोलॉजिकल में डिप्रेशन, एंजाइटी और हाइपरटेंशन। तो ये है आपके भाई बीमार पड़ने के मोटे मोटे कारण। ठीक है। सर। जी। नहीं मोटे मोटे। हाँ, देखो पीलिया किस डायग्नोसिस में प्रकार एक होता है? टेस्ट बड़ा कॉमन होता है, सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट। इसमें ब्लड की जो कंपोजिशन है उसको चेक किया जाता है। उसमें यदि फ्लक्चुएशन आता है तो उससे डिजीज का कंफर्मेशन हो सकता है। ठीक है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, तो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। ये पीपीटी पे कौन ग्रीन कलर का पेन चला रहा है भाई? हम्म। सर पता नहीं मेरे में गलती से हो जाता है, ये क्या होता है। सर गलती से हो जाता है मेरे में स्क्रीन में ये। कोई बात नहीं, यदि गलती से हुआ है तो नहीं गलती सर, माफ कर गलती से उस दिन भी हुआ था एक दिन। गलती माफ कर देते हैं आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं। जी। अब से नहीं होगा सर, सॉरी। सर कोई बात नहीं, पीलिया सॉरी की किस कोई प्रकार बात नहीं, यदि होता है? आपसे ऐसी भूल चूक हो गई है, कोई बात नहीं। जी। मुझे लगा कोई जानबूझ के चलाता है। सर। हाँ। सर तो पीलिया कितने हम्म, प्रकार का होता है? ये जब मैं आपको पीलिया पीलिया पढ़ाऊंगा कितने ना, प्रकार का होता है? पीलिया जब पढ़ाऊंगा जी। तब बताऊंगा, ठीक है। अब जी। सीबीसी कंप्लीट ब्लड टेस्ट। कंप्लीट ब्लड टेस्ट में हम ब्लड की कंपोजिशन को इंश्योर करते हैं कि वो नॉर्मल है या नहीं। ठीक है, जैसे डब्ल्यूबीसीएस में कम ज्यादा तो नहीं हो रही, कम भी होगी ज्यादा भी होगी तो कोई ना कोई डिजीज को इंडिकेट करेगा। हीमोग्लोबिन, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, तो ऐसी पूरी रिपोर्ट में वैल्यूज रहती हैं। तो उसके आधार पे हम, जैसे न्यूट्रोफिल्स है, बेसोफिल्स है, ईओसिनोफिल्स हैं, तो इनकी हम देखते हैं नंबर्स में क्या फ्लक्चुएशन आ रहे हैं। वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, तो ये हमें ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है। जैसे आपका एचआईवी टेस्ट किया जाता है, तो एचआईवी टेस्ट में क्या होगा, हमारे जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, तो इसमें जो टी लिम्फोसाइट होते हैं वो वायरल इन्फेक्शन से लड़ते हैं, बी जो है वो बैक्टीरियल से लड़ेंगे। तो टी में जो सीडी सेल्स होते हैं, ठीक है, टी टी सेल्स होते हैं, किलर सेल्स, हेल्पर टी सेल्स, ये जो टाइप होते हैं ना, ये वायरस से अटैक करके उससे हमें बचाते हैं। तो इनकी यदि संख्या कम ज्यादा हो रही है तो इससे एचआईवी या वायरल इन्फेक्शन का पता लगाया जा सकता है। एक आपका पीसीआर टेस्ट भी होता है ना, तो उससे भी वायरल इन्फेक्शन कंफर्म हो जाता है। तो ये अर्ली अर्ली डिटेक्शन किसी भी डिजीज का यदि समय पे किया जाए तो उससे बचाया जा सकता है मरीज को। नहीं तो फिर यदि वो डिजीज आगे बढ़ गई और वो उसकी स्टेजेस यदि ज्यादा आगे बढ़ चुकी है तो फिर हीलिंग और रिकवरी में प्रॉब्लम होती है। पैथोलॉजी मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच होती है जिसमें किसी भी डिजीज का, यदि कोई बीमारी है, ठीक है, तो कैसे वो डेवलप हो रही है, उसके कॉजेस क्या है, उसके मैकेनिज्म क्या है डेवलप होने का, बॉडी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं टिश्यू में, उसकी मॉर्फोलॉजी की स्टडी। तो ये सब पैथोलॉजी में हम इसकी स्टडी करते हैं। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? देखो, हमारी जो बॉडी के इम्यून सेल्स होते हैं वो हमारी ही बॉडी के दूसरे किसी सेल को डैमेज करते हैं। हमारी बॉडी का प्रतिरक्षा तंत्र हाइपर एक्टिवेट हो जाता है, और वो जैसे नी की जो मेम्ब्रेन है, सिनोवियल मेम्ब्रेन, उसको यदि डैमेज करेगा तो वहां पर नी में पेन होगा। जब मरीज सुबह सो के उठेगा तो उसको वहां पर अकड़न जकड़न, रेडनेस, स्वेलिंग,
है ना। और जैसे ही अकड़ जाएगा वहां, ब्लड का सर्कुलेशन कमजोर हो जाएगा, तो मरीज को वहां पर दर्द होगा, चलने में आवाजें आएंगी घुटने से, है ना। तो ये गाउट भी हो सकता है मरीज को, है ना। गाउट में भी घुटनों में दर्द होता है। घुटनों में नहीं, छोटे जॉइंट में गाउट ज्यादा होता है, ठीक है। और जो बड़े जॉइंट है उसमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस होता है। तो उस केस में आपको डायग्नोसिस करके, जैसे जो भी बीमारी है, जैसे यूरिक एसिड के क्रिस्टल बन रहे हैं तो एलोप्यूरिनॉल जैसा ड्रग देते हैं उसमें, ठीक है, गाउट के केस में। रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में डीमार्ट थेरेपी दी जाती है, पेन किलर्स दिए जाते हैं पेन को मैनेज करने के लिए। तो ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गए आपके, जो इम्यून सेल के हाइपर एक्टिविटी की वजह से होते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जाम्पल बताओ, तो आप क्या बताओगे? एक आपका डायबिटीज भी होता है, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज। तो एक टाइप का जो डायबिटीज होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में आता है, ठीक है। हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हमारे बीटा सेल्स को डैमेज करते हैं, जिस वजह से वो इंसुलिन नहीं बना पाते और कम बनाते हैं, तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है और डायबिटीज हो जाता है। एक टाइप के डायबिटीज में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इसलिए बढ़ता है क्योंकि रिसेप्टार ब्लॉक हो जाता है। इंसुलिन तो रहता है लेकिन इंसुलिन अपने रिसेप्टार से बाइंड करके प्रॉपर एक्टिविटी शो नहीं करता, तो उस केस में भी डायबिटीज हो जाता है। तो हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए, इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ट्रीटमेंट प्लान बनाने के लिए, ओवरऑल देखा जाए तो डायग्नोसिस बहुत जरूरी है। अब जैसे आरबीसीएस यदि कम हो गए तो एनीमिया, पॉलीसाइथेमिया जैसा प्रॉब्लम होगा, है ना। और वाइट ब्लड सेल्स यदि फ्लक्चुएट हो रहे हैं तो इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है, कोई बताएगा? हम्म। ल्यूकेमिया क्या होता है बताओ। पता नहीं कब। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर, ठीक है। यदि डब्ल्यूबीसीएस सेल नंबर्स में बढ़ रहे हैं तो उसको हम ल्यूकेमिया बोलते हैं। प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स यदि कम हो जाएंगे तो ब्लीडिंग नहीं हो पाएगी, क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी, क्लॉटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, खून का थक्का नहीं जमेगा। चोट लगेगी तो खून बहना सामान्यतः रुक जाता है 1-2 मिनट में, 3 मिनट में। लेकिन जिसको ये बीमारी हो जाएगी प्लेटलेट की कमी की वजह से, तो उसका खून नहीं जमेगा, जिसको ब्लीडिंग और क्लॉटिंग डिसऑर्डर बोलते हैं। ये कुछ ब्रांचेस है और उनका डिस्क्रिप्शन है। हीमेटोपैथोलॉजी, इसमें हम टिश्यू चेंजेस की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप की हेल्प से, जिससे हम कैंसर को डायग्नोसिस कर सकते हैं कि टिश्यू और सेल में क्या चेंजेस आ रहे हैं। साइटोपैथोलॉजी, इसमें हम इंडिविजुअली किसी सेल की स्टडी करते हैं, जैसे पैप स्मीयर टेस्ट। हिमेटोलॉजी, इसमें हम ब्लड और बोन मैरो डिजीजेस की स्टडी करते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी में हम यूरिन की स्टडी करेंगे, ब्लड, स्प्यूटम, इनकी स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोबायोलॉजी, इसमें हम इन्फेक्शियस एजेंट की स्टडी करते हैं, जैसे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर कैसा है, वायरस, फंगाई, इनके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। इम्यूनोपैथोलॉजी, इसमें हम इम्यून सिस्टम के जो डिसऑर्डर्स हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज क्या होती है, अभी बताया था, कोई बताएगा? ऑटो इम्यून डिजीज। हम्म। ऑटो इम्यून डिजीज अभी बताया था ना, हमारी बॉडी के इम्यून सेल्स हमारी बॉडी के दूसरे पार्ट के किसी सेल पे अटैक करके उसको डैमेज करते हैं, जिस वजह से वो कमजोर हो जाते हैं और मरीज बीमार पड़ता है। फॉरेंसिक पैथोलॉजी, इसका एप्लीकेशन क्या है, लीगल इन्वेस्टिगेशन में कहीं कोई मर्डर हो गया है तो डेथ का कॉज क्या है, ये पता चल जाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। हमारे बॉडी में हर सेल टिश्यू को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है ग्रोथ, डेवलपमेंट और सर्वाइवल के लिए, ठीक है। तो ये जितने भी बॉडी में कहीं पर भी कोई डिसबैलेंस आएगा, असंतुलन आएगा, जिससे बीमार होता है मरीज, तो वो डिसबैलेंस को ही हमें पता लगाना है, उसको डिटेक्ट करना है।
अब ये हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, यूरिन एनालिसिस। इसमें किसी को कुछ पूछना है? अच्छा। आज जो समझाया उसमें कोई डाउट, कुछ पूछना हो तो पूछो। हम्म। नहीं पूछना? चलो कल मिलते हैं हम, ठीक है। कल नहीं, कल तो छुट्टी है। नेक्स्ट टाइम मिलते सर हैं आज मंडे। कल भी लगा। सर आज कल आपने बोला था आज की भी छुट्टी है, तो मैं क्लास में लेट आया। नहीं कोई बात नहीं, वैसे आज आपकी ऑफिशियली छुट्टी है, वो तो मैं फ्री था तो मैंने ले ली क्लास, है ना। वैसे आपकी फ्राइडे और सैटरडे क्लास नहीं होगी, ठीक है। जी। फ्राइडे सैटरडे आपकी सर छुट्टी अच्छा। रहेगी, लेकिन जब मैं बिजी रहूं, जब मैं फ्री रहूंगा तो ले लिया करूंगा, ठीक है। या बीच में यदि कोई जी क्लास सर। अच्छा। स्किप होती है तो वो वहां वो पर 5 एडजस्ट हो बजे से था। जाएगी, ठीक है। जी। लॉस अच्छा। किसी का नहीं होगा, मैं रिवाइज करा दिया करूंगा, है ना। या मैं लेक्चर रिकॉर्ड जी करके सर। अपलोड कर दूंगा तो आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। लॉस नहीं होगा जी आपका, सर। निश्चिंत रहो, अच्छा। किसी का भी लॉस नहीं होगा। ओके, जी। है ना। कल मिलते हैं, बाय। जी।